हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन वीडियो। अब आपको पता है इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, पूरे चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट है ना, जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको निचोड़ के इस वीडियो के अंदर समझ लेते हैं ताकि हमारे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस क्या हो जाए, बिल्कुल हलवा नजर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन। अब भाई चैप्टर का जो नाम है बच्चों वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसके अंदर एक टर्म आपको नजर आ रही है लीनियर इक्वेशन। पहले उसका मतलब समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, देन हम मूव ऑन करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। तो देखो ध्यान से, क्या है यहां पे लीनियर इक्वेशन। ए लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 एंड इट इज ऑल्सो नोन एज 1 डिग्री इक्वेशन। तो यहां पे मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला क्या होगा, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, या फिर कोई ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब पॉलिनोमियल के अंदर भी पढ़ के आए हैं हम, लीनियर इक्वेशन को आप किस फॉर्म में लिखते थे, इस टाइप से, ax प्लस बी इक्वल टू 0। यहां पे जो वेरिएबल होता था वो होता था हमारा x, और a और b क्या होते थे हमारी यहां पे रियल वैल्यूज। ए और बी क्या होती थी, रियल वैल्यूज या फिर रियल नंबर्स। और वेरिएबल क्या होता था हमारा एक्स, एक्स हमारा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमारी टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। तो इसकी हाईएस्ट पावर देखो बच्चों यहां पे क्या है, 1 है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहां पे एक एग्जांपल लिया मैंने 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां पे हमारा वेरिएबल क्या है, x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 1। तो ये 1 डिग्री इक्वेशन हुई, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। और कितने वेरिएबल हैं यहां पे, 1 वेरिएबल, तो ये कहलाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। समझ में आई बात? अब यहां पे सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ। यहां पे हमारा वेरिएबल क्या है, y। जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ना हमारे, वो वेरिएबल्स की फॉर्म में काउंट किए जाते हैं। तो यहां पे y क्या होगा हमारा वेरिएबल, और इसकी डिग्री भी क्या है यहां पे 1। तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और वेरिएबल कौन सा है इस वाली इक्वेशन में, y। समझ में आ गया? क्लियर है कंसेप्ट? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब बच्चों नाम से ही पता चल रहा है लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। 2 वेरिएबल्स का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर 2 वेरिएबल यूज हो रखे हो। तो सिंपल सी बात है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी और साथ में हमारे 2 वेरिएबल यूज हो रखे हो, तो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसको एक डेफिनेशन से समझते हैं। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से देखना क्या है। एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b एंड c आर द रियल नंबर्स। अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन दिखाई देती है जो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में है और वहां पे a b c हमारे रियल नंबर्स हैं, तो उस इक्वेशन को हम क्या कह देंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कह देंगे। अब आपके माइंड में आएगा सर कि यहां पे a b c हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट हैं ये भी तो वेरिएबल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बट मैंने a b c को पहले ही लिख दिया कि ये हमारी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। मतलब इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, कोई भी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल कौन से बच गए हमारे बच्चों, यहां पे एक तो x वेरिएबल बच गया, एक y वेरिएबल बच गया, 2 वेरिएबल हो गए। और इनकी डिग्री देखो, x की पावर क्या है 1, y की पावर भी क्या है 1। तो ये हमारी क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आई बात? क्लियर है? अब बच्चों एक मस्ट कंडीशन होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर कि जो हमारा a और b होता है ना, ये वाला a और ये वाला b, ये कभी भी हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a और b नॉट इक्वल टू 0। अगर इनमें से कोई भी एक 0 हो गया ना, तो हमारी लीनियर इक्वेशन जो है 2 वेरिएबल में नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी वो देखो, हमारे पास इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर मान लो मैं a को 0 ले लेता हूं, तो यहां पे एक ही जगह 0 इंटू एक्स प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये टर्म तो 0 हो गई हमारी। तो 0 प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या रह गई हमारे पास, by प्लस c इक्वल टू 0। और यहां पे कितने वेरिएबल रह गए बच्चों, एक ही वेरिएबल रह गया हमारा y। तो ये क्या रह गई हमारी इक्वेशन,
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रह गई। तो मस्ट कंडीशन है कि ए और बी कभी भी हमारे जीरो नहीं हो सकते। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है ऐसे ही कंसेप्ट पे, ठीक है, क्लियर बात हो गई यहां पे। अब यहां पे ध्यान से देखो, मैंने एग्जांपल लिए हैं 2x + 3y = 0 और दूसरा 7x + y = 3। यहां पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, एक तो x वेरिएबल एक y वेरिएबल, दोनों की हाईएस्ट पावर 1 है और यहां पे a और b की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिमिलरली यहां पे देख लो, ये भी हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ, c की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है, उससे हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c की वैल्यू 0 हो या कोई और वैल्यू हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है और किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे हम उस पे बेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। आगे चलें भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा सॉल्यूशंस का। क्या है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब जो हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना बच्चों, उनको हम सॉल्यूशन किस किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके सिलेबस के अंदर दो तरीके हैं, एक तो है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड के भी अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बट उसके भी जो आपके सॉल्यूशन के अंदर है, सिलेबस के अंदर है, वही मैं आपको करवाऊंगा। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को समझते हैं कि ग्राफ की हेल्प से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आराम से समझना, ग्राफ बना के हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं लीनियर इक्वेशन का, वो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी उससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, यहां पे जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब चैप्टर का नाम क्या है भाई, लीनियर इक्वेशन तो समझ में आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी समझ में आ गई। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है कि जो हमारी इक्वेशंस होंगी ना, वो हमेशा यहां पे पेयर में यूज होंगी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, तभी हमारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो यहां पे जो जनरल फॉर्म होगी ना हमारी, वो क्या होगी बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन की a1x + b1y + c1 = 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, a2x + b2y + c2 = 0, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। ऐसे आपको दो इक्वेशंस देखने को मिलेंगी, तभी हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या है बच्चों, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर द रियल नंबर्स एंड a1 b1 a2 b2 नॉट इक्वल टू 0। यहां पे जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 दोनों इक्वेशंस में होंगे, ये आपको रियल नंबर्स होंगे, और कंडीशन क्या है, a1 b1 a2 b2 हमारे कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, जनरल फॉर्म समझ में आ गई। अब इस जनरल फॉर्म का यूज क्या होता है वो भी ध्यान से समझो। अगर मान लो बच्चों आपको कोई भी लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y + 4 = 0, इसको हमें क्या करना पड़ता है, अपनी जनरल फॉर्म से कंपेयर करना पड़ता है। क्या थी जनरल फॉर्म, देखो बच्चों, a1x + b1y + c1 = 0। तो यहां पे कंपैरिजन करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 2, b1 की वैल्यू क्या हो गई यहां पे हमारी 3, और c1 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 4। इस प्रकार से कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं a1 b1 c1 की। ऐसे ही कोई दूसरी इक्वेशन होगी, उससे हम क्या निकाल लेंगे, a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। पता चल गया जनरल फॉर्म का कहां पे यूज होगी। अब आता है बच्चों हमारा जो ग्राफिकल मेथड है ना, उससे हम लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व आउट करते हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल हलवा है, ध्यान से समझना बस। ठीक है, सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, दो इक्वेशंस हैं बच्चों, -x + 2y = 2 और x - 3y = 1। ऐसे आपको फाइनल एग्जाम में गिवन मिलेंगी और पूछ लेगा कि ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे करना है ध्यान से देखना। पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल फॉर द गिवन इक्वेशन। जो भी आपको इक्वेशन दे रखी होंगी ना, उनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। मतलब देखो यहां पे -x + 2y = -2 दे रखा है, तो यहां से हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी आपका दिल करे, या तो x की निकाल लो या y की निकाल लो। मैं क्या करता हूं, यहां पे x की निकाल लेता हूं, -x को राइट साइड ले जाता हूं और -2 को लेफ्ट साइड ले आता हूं। तो यहां पे देखो -2 को इधर लेके आऊंगा तो 2y + 2 = ये x इस तरफ गया तो x निकल गई x की वैल्यू। ठीक है, इधर आ जाओ,
यहां पे क्या करता हूं, x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे -3y को राइट साइड लेके जाना पड़ेगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1 + 3y। निकल गई या नहीं निकल गई? अब आपके माइंड में आ रहा हो सर x की ही निकालनी कंपलसरी होती है या y की भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल बच्चों, y की भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको x की ही निकालनी है। देखो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, -3y को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो क्या हो गई, x - 1 = 3y, यही हो गई। क्लियर है? अब यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 को इधर नीचे ले आएंगे तो x - 1 / 3, ये y की वैल्यू आ गई। ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि x ही निकालना है, आप y भी निकाल सकते हो। ठीक है, इतना काम समझ में आ गया। पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप क्या है, टेक एटलीस्ट 2 वैल्यू ऑफ y एंड फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x एंड टेक ओनली इंटीजर वैल्यू। अब अगर हमने बच्चों यहां पे x वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली है, ध्यान से देखो किसकी निकाल ली है हमने, x की निकाल ली है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो यहां पे ऐसी पॉसिबल वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, छोटी छोटी वैल्यू लेनी पड़ेंगी, जिससे कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। अपने पास से मान ली है, कोई रट्टा नहीं मारना, y की छोटी छोटी वैल्यू जैसे 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, पॉसिबिलिटी यहीं तक रखो। ज्यादा बड़ी वैल्यूज पे जाओगे तो ग्राफ प्लॉट करने में आपको दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कोई बच्चा शरारती बच्चा ये सोचे सर मैं तो 100 लेके करके देखूंगा, भाई कर लो, बेशक से हो जाएगा, बट ग्राफ प्लॉट करने में आप ही की हवा टाइट होने वाली है। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्या टाइट होने वाली, हवा टाइट होने वाली है। तो भाई छोटी वैल्यू आपको लेके चलनी है। देखो अब कैसे करेंगे, और ध्यान क्या रखना है कि हमें इंटीजर वैल्यू ही लेनी है, ये नहीं है कि फ्रैक्शनल वैल्यू ले ली, सर मैं तो 0.2 लूंगा डेसिमल वैल्यू, या फिर मैं कहूं कि 1/4 लेके देखूं, सर हो जाएगा, बट फिर वही बात, ग्राफ प्लॉट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। करना क्या है, देखो यहां पे पहली इक्वेशन क्या निकल के आई थी मेरे पास, x = 2y + 2, ये निकल के आई थी। हमें क्या करना है बच्चों, एक टेबल बनानी है ऐसे, जिसके अंदर हमें एक x कोऑर्डिनेट लेना है, एक y कोऑर्डिनेट लेना है, ये हो गया। यहां पे इक्वेशन क्या है, x = 2y + 2, राइट साइड क्या है y, तो y की कोई भी वैल्यू सोचो आपके माइंड में, y की वैल्यू सोच ली मैंने सर 0, तो 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, यहां पे क्या आएगी, तो देखो हम क्या करेंगे, यहां पे x = 2 × 0 + 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये तो 0 हो गया, 2 आ गई। तो जब हमने y = 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या मिली, 2 मिल गई। ऐसे ही मैं क्या करूं, y की वैल्यू मान लिया 1 पुट कर ली, y की वैल्यू 1 पुट करो, तो x = 2 × 1 + 2, तो यहां पे क्या आ गया, x = 4 आ गया, तो ये आ गया मेरे पास 4। अब आपका दिल कर रहा है सर 0 1 की जगह मैं 2 3 पुट कर लूं, कर सकते हो, y की जगह 2 पुट कर लो, y की जगह 3 पुट कर लो, उन कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू पे x की वैल्यू देख लेना क्या आ जाएगी। इस प्रकार से टेबल बनाने ली है। पहली इक्वेशन की टेबल बन के तैयार हो गई या नहीं हो गई, क्लियर है? अब आ जाओ सेकंड वाली इक्वेशन पे। सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी बच्चों हमारे पास, x = 1 + 3y। इसमें भी हम टेबल बनाएंगे और ऐसे ही x और y कोऑर्डिनेट ले लेंगे बच्चों, ले लिया। अब यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम y की कोई और वैल्यू लेते हैं भाई, y की यहां पे पहली वैल्यू तो 0 ही ले लो, ग्राफ प्लॉट करने में इजी रहेगा। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1, ये 0 हो जाएगा तो x = 1 आ जाएगा। अब y की वैल्यू मैं यहां पे 2 लेता हूं तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 1 ही ले लो, y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 4 आ जाएगी। y की जगह 1 पुट करेंगे, देखो x = 1 + 3 × 1, तो x = क्या आ गया, 4 आ गया। तो y = 1 पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब इन दोनों टेबल्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो कैसे किया जाता है, टेबल याद रखना 2041 है, तो इस प्रकार से हम यहां पे पहले बना लेते हैं भाई। पहली इक्वेशन जो थी xy वाली, उसमें क्या थी हमारी 2041, और दूसरी टेबल जो थी बच्चों वो क्या है, xy की, उसके अंदर हमने क्या क्या वैल्यू पुट की थी, 0114 आ गई, 0114। ठीक है, ये पहली इक्वेशन की टेबल है, ये दूसरी इक्वेशन की टेबल है। अब ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ग्राफ पेपर आपको कुछ इस तरह तरीके का पता है कैसा होता है।
हमें क्या करना है, जो ये डार्क वाली लाइन होती है ना, इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स एक्सिस। इसको मैं एक बार चेंज कर लेता हूं, तो ये हमारी क्या हो गई, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है बच्चों, वो क्या होती है, वाई एक्सिस। ऐसे लिख लोगे या नहीं लिख लोगे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, हमारी बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है, 4 है। तो हम क्या करते हैं, इस एक ब्लॉक को 1 यूनिट के इक्वल लेके चलते हैं। स्केलिंग होती है ये हमारी। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा क्रॉस करेगी ना दोनों लाइन, ये तो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है 0 0। उसके बाद ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। फर्स्ट वाले पॉइंट पे हम यहां पे लिख लेते हैं 1, सेकंड वाले पे 2, थर्ड वाले ब्लॉक पे 3, फोर्थ वाले पे 4 और फिफ्थ वाले पे 5 लिख लेते हैं। ऐसे ही वाई एक्सिस पे लिख लो, ये 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3 और ये हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। ऐसे कर लोगे ना मार्किंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट को प्लॉट करना है 2, 0। एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए, वाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए। x2 मतलब एक्स एक्सिस पे 2, ये रहा। y 0 होना चाहिए, 0 कहां पे है, y एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 होता चला जाएगा, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होता चला जाएगा। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, 2, 0 ये पॉइंट आ गया। और इस पॉइंट को हम इस प्रकार से सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। पहले x4 देखो कहां है, x एक्सिस पे 4, ये रहा। y की वैल्यू 1 है, तो ऊपर जाना पड़ेगा हमें y एक्सिस के लिए। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया, इसको सर्कल कर लेंगे। क्लियर बात है, समझ में आ गया। अब मेन काम क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, स्केल की हेल्प से करना है, ठीक है, कर लिया ज्वाइन। दूसरा हमें क्या करना है, सेकंड वाली लाइन के पॉइंट्स को प्लॉट करना है। यहां पे x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 1 कहां है बच्चों, ये रही। y की वैल्यू 0, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, तो ये पॉइंट आ गया मेरा, ये सर्कल कर लिया। फिर नेक्स्ट वाली देख लो, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 4 कहां है बच्चों, ये रही। y की वैल्यू 1 कहां है, ये रही। तो यही पॉइंट आ गया हमारा दूसरी इक्वेशन का भी। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। कर दी। तो अब ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन कितने पॉइंट्स पे कट कर रही हैं बच्चों, इस पॉइंट पे कट कर रही है ना। जहां पे भी ये दोनों लाइन आपस में कट करेंगी ना, वहीं पे क्या होगा, हमारा दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। तो कौन से पॉइंट पे कट कर रही हैं ये, 4, 1 पे। तो 4, 1, 4 और 1 हमारा क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। इस प्रकार से हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है जहां पे भी कट करेंगी, ठीक है। और भी होता है, कई बार क्या होता है, हमारी दोनों इक्वेशन ना भी कट करें, और कई बार क्या होता है, हमारी एक लाइन और दूसरी लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाए। तो उन केसेस में हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आएगा। देखो ध्यान से, क्या है यहां पे हमारे पास, क्या है भाई, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। अगर बच्चों मान लो हमारी क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पे पॉइंट लाइन जो है कट कर रही हैं, जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाया गया है। एक यहां पे पर्पल लाइन है, एक ब्लू लाइन है, जैसा अभी हमने ग्राफ बनाया था। अगर एक सिंगल पॉइंट पे कट करें तो हमारे सॉल्यूशन क्या होंगे, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। अगर बच्चों मान लो पहली लाइन भी दूसरी लाइन भी एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट लाइंस हो, एक दूसरे के ऊपर लाई करे, तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। मतलब जहां जहां पे भी वो लाइंस आपस में टच कर रही होंगी ना, वहीं पे सॉल्यूशन होंगे। अब एक लाइन दूसरी लाइन पे टच कर रही है, उसके ऊपर ही है, तो बहुत सारे पॉइंट होंगे जहां पे वो आपस में एक दूसरे को मिल रही हैं, तो वो सारे पॉइंट क्या होंगे, सॉल्यूशन। इसीलिए हम कह देते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब ग्राफ के अंदर मान लो 2 पैरेलल लाइंस आ जाए आपकी, एक इक्वेशन की आ गई ब्लू वाली लाइन, एक की आ गई पर्पल लाइन, तो यहां पे कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा हमारा, और इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहेंगे, या फिर इनकंसिस्टेंट लाइन कहेंगे। ऐसी लाइंस जो किसी भी पॉइंट पे कट ना करें, वो हमारी क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है, इस प्रकार से ग्राफ दे देगा और पूछ लेगा कि इसका सॉल्यूशन जो होगा या फिर इसकी लाइंस जो होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। इनकंसिस्टेंट लाइन कौन सी होंगी बच्चों, जो कहीं पे भी एक सिंगल पॉइंट पे भी कट ना करती हो, उनको हम इनकंसिस्टेंट कहेंगे, और उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। बात आ गई समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मेथड क्या होता है,
हमारे पास सिंपली इक्वेशन दे रखी हो, मान लो इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमें एक इक्वेशन दे रखी है। ये मान लो क्या है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन ये दे रखी है। अब आपसे ये पूछ ले कि भाई बिना ग्राफ की हेल्प के आप बताइए कि इन दोनों इक्वेशंस में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उसके लिए हमें किस कंडीशन को फॉलो करना है बच्चों? इस वाली कंडीशन को। उसके लिए हमें क्या करना है? रेशो देखनी है। अगर आपके पास आ जाए a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, a1 और a2 की रेशो, b1 और b2 की रेशो अगर इक्वल ना आए तो हमारा क्या होगा? दोनों जो ये लाइंस हैं एक सिंगल पॉइंट में कट करेंगे और उनका एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर बात है? और लाइन क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। दूसरी बात, अगर मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, तीनों की रेशो इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर लाई कर रही है और वहां पे हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे और लाइन क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। थर्ड केस क्या है? अगर ऐसे आ जाए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, इन दोनों की रेशो तो इक्वल हो बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 हो, तो हमारा थर्ड वाला केस हो जाएगा दोनों लाइंस हमारी क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी और कोई भी सॉल्यूशन उनके बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा और लाइंस क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट होगी। माइंड के अंदर कुछ सेट हो गया? बाकी क्वेश्चंस करेंगे वहां से और क्लियर हो जाएंगे। यहां से 70-80% भी सीख के चले गए ना तो चैप्टर के अंदर सारी चीजें हलवा लगेंगी, बिल्कुल हलवा। ठीक है, अब चलो आगे एग्जाम्पल से समझते हैं इसी चीज को। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं यहां पे। फर्स्ट लिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। ऐसे इक्वेशन मिलेंगे और पूछ लेगा कि इनका सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या फिर कोई भी सॉल्यूशन इनके बीच में नहीं होगा। तो करना क्या है? जो हमारी जनरल फॉर्म है ना बच्चों, उनसे कंपेयर करेंगे। क्या होती है जनरल फॉर्म? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, a1x प्लस b1y इक्वल टू 4 दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस 4 को लेफ्ट साइड लेके आना पड़ेगा, तब इससे कंपैरिजन होगा बच्चों। जानबूझ के इक्वेशन ली थी क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही घबराने के डराने के लिए ले लेता है वो कि इधर 4 ले लेते हैं, आप डायरेक्टली 4 वैल्यू ले लोगे, बट c1 की वैल्यू 4 नहीं होगी। यहां पे ध्यान से देखना, 4 को इधर लेके आएंगे। पहले क्या है इक्वेशन? 2x प्लस 3y, 4 को इधर लेके आए, -4 इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन करो, a1 की वैल्यू क्या हो गई? 2, b1 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 3, c1 की वैल्यू क्या हो गई यहां पे? -4। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई या नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम सेकंड वाली इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है यहां पे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म होती है। इक्वेशन क्या दे रखी है? 3x प्लस में 4y, 7 को इधर लेके आएंगे तो -7 इक्वल टू 0। कंपेयर किया तो a2 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 3, b2 की वैल्यू क्या हो गई? 4, और c2 की वैल्यू क्या हो गई यहां पे? -7। अब हमें क्या करना है? रेशो देखनी है a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तो पहले हमने क्या किया? a1 बाई a2 किया। a1 बाई a2, a1 की वैल्यू क्या थी? 2, a2 की वैल्यू 3, तो 2/3 आ गया। ऐसे ही b1 बाई b2 निकाल लेंगे। b1 की वैल्यू क्या है बच्चों? 3, b2 की वैल्यू है 4, तो 3/4 आ गया। यहां पे कंडीशन क्या आ गई? a1 बाई a2 नॉट इक्वल है हमारा b1 बाई b2 के। आ गई या नहीं आ गई? और ये कंडीशन हमारी कब होती है बच्चों? ध्यान से देखो, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 किस कंडीशन में होगी? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा। अब आप क्या करोगे? इन दोनों इक्वेशंस को अगर सिंप्लीफाई करते हो, इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्यूशन करते हो या ग्राफ प्लॉट करते हो, तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा। एक मान लो येलो वाली लाइन ऐसे चली जाएगी, व्हाइट वाली लाइन ऐसे चली जाएगी, तो एक ये सिंगल पॉइंट पे कट करती होंगी, तो वही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो एक सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस वाले केस में। क्लियर बात है? समझ में आई कैसे करना है हमें? अब सेकेंड वाली इक्वेशन पे चलते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं इधर से।
सेकेंड वाली इक्वेशन के अंदर भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है। अब डायरेक्टली कंपेयर कर लो भाई, a1 की वैल्यू क्या हो गई 3, b1 की वैल्यू हो गई -4 और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इधर जाएगा तो माइनस का, फिर a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों -8 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। अब रेशो देखो a1 बाई a2, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 6, तो 3/6 मतलब कितना आ गया 1/2। क्लियर बात। फिर b1 बाई b2 निकाल लो, b1 बाई b2, b1 की वैल्यू -4/-8, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया बच्चों 1/2 आ गया। फिर c1 बाई c2 निकालो, c1 बाई c2 कब निकालना है हमें, जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल आ जाए, तब c1 बाई c2 को भी चेक कर लो। तो c1 बाई c2 क्या आ रहा है यहाँ पे -2/-4, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, c1 बाई c2 भी यही आ गया भाई। तो तीनों की रेशो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हमारा कौन सा केस यहां पे लागू होगा, ध्यान से देखना, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो इसका मतलब ग्राफ के अंदर हमारी दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी और उन इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, उनके बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। और लाइन क्या होंगी, कंसिस्टेंट। अब देख लो यहां पे ये केस समझ में आ गया, क्लियर है। अब इनका ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे ना, दोनों इक्वेशंस का करके देखना, जैसे अभी बताया था, पहली वाली लाइन का ग्राफ मान लो ऐसे आ गया, तो दूसरी वाली का लाइन का ग्राफ जो आएगा ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के ऊपर लाई करेगा, करके देख लेना। और जहां जहां पे ये कट करेंगी वहीं सॉल्यूशन होंगे, तो बहुत सारे पॉइंट पे आपस में टच कर रही हैं ये, तो वहीं वहीं पे हमारे क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। बात समझ में आई बच्चों, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे भाई, पढ़ना है ना तो थोड़ा सा देखो, फालतू फंड की बकवासबाजी तो मैं वीडियो के अंदर नहीं करूंगा, क्योंकि यार बहुत ही कीमती टाइम होता है। अब आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम चाहिए होता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई आप बस किताबी कीड़े बड़े रहे कि भाई सुबह से लेके शाम तक रट्टा मारते रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। नॉलेज लो, कंसेप्ट सीखो, बस काम खत्म, नंबर अपने आप आ जाएंगे। नंबरों की टेंशन मत लो कि नंबर लेके आने हैं। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी बात, चलो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। अगर मान लो बच्चों फाइनल एग्जाम में 12th के बाद आपकी क्लास का जो टॉपर है उसने लिया है 99%, आपके आ गए भाई 80%, कितने आ गए 80%, आपको नॉलेज बहुत अच्छी है, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं और बहुत कुछ आपने अच्छे से सीख रखा है। उसके बाद क्या होगा, आईआईटी जेईई का एग्जाम। क्या होगा, आईआईटी जेईई का एग्जाम। अब भाई कई बार मैंने देखा है कि 99% वाले बच्चे का क्रैक नहीं होता है, और जो 80 85 90% तक पहुंचते हैं ना, वो बच्चे क्रैक कर जाते हैं। तो डिफरेंस किस चीज का है, मार्क्स का कुछ कोई वैल्यू नहीं रहा वहां पे, डिफरेंस किस चीज का है, नॉलेज का, कंसेप्ट का, किसने क्या सीखा है, वो चीज जरूरी है। आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है कि क्या चीज हमारी कहां पे यूटिलाइज हो सकती है। कोई मतलब यहां से क्वेश्चन उठा के दे दे तो हमें कैसे करना है। अब बच्चों ने क्या कर रखा होगा, ये वाली चीज रट रखी होगी, ये कंडीशन, अब एग्जाम के अंदर आ जाए ग्राफ वाली कंडीशन कि भाई एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर टच कर रही है। अरे यार ऐसा तो कुछ हमने ध्यान ही नहीं है यार, एक लाइन दूसरे के ऊपर टच करती हो तो क्या करें। अब आपको पता है कि जहां जहां पे लाइन कट करती है वहीं सॉल्यूशन होता है। अब एक लाइन दूसरी लाइन को कट ऊपर टच कर रही है, तो वो तो मल्टीपल पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो मल्टीपल सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए। ऐसे आंसर लगाना पड़ेगा, ऐसे कंसेप्ट ध्यान रखो बस। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो थर्ड वाली कंडीशन आ जाओ, यहां पे भी हम क्या करेंगे, कंडीशंस के अंदर से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेंगे। a1 की वैल्यू 2 हो गई, b1 की वैल्यू -5 हो गई, c1 की वैल्यू -7 हो गई। 7 को इधर लेके आए तब कंपैरिजन किया, ठीक है, पहली में बताया था। a2 की वैल्यू 4 हो गई, b2 की वैल्यू -10 हो गई और c2 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, -4 हो गई। चेक करो यहां पे a1 बाई a2 2/4 क्या हो गया, 1/2 वैल्यू आ गई। ऐसे b1 बाई b2 निकालो, -5 बाई -10, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहां भी 1/2 आ गई। अब इक्वल आ गई तो c1 बाई c2 को भी चेक करेंगे, तो c1 बाई c2 देख लो क्या आएगा, माइनस का 7 बाई माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, वैल्यू आ गई 7/4। कंडीशन क्या आई निकल के, a1 बाई a2
इक्वल आ गया B1 बाई B2 के, बट नॉट इक्वल है हमारा C1 बाई C2 के। तो कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, यहां पे देख लो ये वाली कंडीशन। मतलब दोनों लाइंस को अगर आप प्लॉट करोगे ना इस प्रकार से, इन दोनों लाइंस को ग्राफिकली प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसे आपका ग्राफ प्लॉट होगा। ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी और ये व्हाइट वाली लाइन ऐसे आ जाएगी, दोनों पैरेलल लाइन आ जाएंगी, एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात आ गई समझ में, कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है कुछ भी। आगे चले भाई, नेक्स्ट चीजें सीखते हैं क्या है। एल्जेब्रिक मेथड से हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। बड़ा आसान है, ध्यान से समझना। सबसे पहला मेथड है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना, कुछ वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करना, बस यही काम है। हमें क्या करना है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल एंड पुट इट इन अनदर इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यूज। हमें क्या करना है, जो भी हमें इक्वेशन दे रखी हो ना, ये मान लो हमें इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है, ये इक्वेशन नंबर बच्चों 2 दे रखी है। किसी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, आंसर आएगा। देखो कैसे, ध्यान से देखना, एग्जांपल से समझ में आएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। माइनस वाई को इधर ले जाता हूं, 6 को इधर ले आता हूं, तो y को इधर लेके जाऊंगा, 6 को इधर लेके आऊंगा, तो क्या हो गया 2x, 6 इधर आया माइनस 6 इक्वल टू माइनस वाई इधर गया तो प्लस का y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 6, इक्वेशन नंबर 3 मान लो। क्या कहा था, किसी एक इक्वेशन को पकड़ेंगे, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से y की वैल्यू निकाल ली मैंने 2x माइनस 6। उसको निकालने के बाद हमें उस इक्वेशन के दूसरी इक्वेशन के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देनी है, मतलब इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। अब जिससे निकाल ली है उसमें नहीं, उससे दूसरी के अंदर पुट करेंगे। देखो अब क्या आएगा, यहां पे क्या है हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। y की वैल्यू क्या थी 2x माइनस 6, यहां पुट करो 3x प्लस में y की वैल्यू क्या है 2x माइनस 6 इक्वल टू 4, है ना हलवा, पुट कर लोगे। तो यहां पे क्या आ गया 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 4। 3x और 2x क्या हो गया बच्चों 5x, माइनस 6 इधर जाएगा तो 6 और 4 हो गया 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई ना x की वैल्यू 2। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 3 में जो वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली थी ना उसमें पुट कर दो। अब देखो हमारे पास क्या थी इक्वेशन नंबर 3, यहां पे क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी 2x माइनस 6 इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 इक्वल टू वाई, तो 4 माइनस 6 इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस 6 में से 4 गया माइनस का 2, तो x और y की वैल्यू आ गई या नहीं, यही तो सॉल्यूशन निकालना है। बस ये हमारा इनका सॉल्यूशन हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 2, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। ऐसे करना है क्वेश्चन एग्जाम में, है ना हलवा, बिल्कुल ठीक है। अब इन्हीं को ग्राफिकल मेथड से पूछ ले तो ग्राफ प्लॉट करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे, जहां पे भी ये दोनों लाइन कट करेंगी ग्राफ में वो हमारा सॉल्यूशन होगा। कहां पे कट करेंगे 2, माइनस 2 पे कट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करके देख लेना। भाई आलकस मत महसूस करो, आलस मत महसूस करो कि भाई हमें ग्राफ भी प्लॉट करके देखना पड़ेगा। भाई प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपके फुल बटा फुल मार्क्स आएंगे, तभी तो नॉलेज बढ़ेगी, तभी तो कंसेप्ट सीखोगे, ठीक है। अब जल्दी से करो क्या, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करके देखो और चेक करना 2 माइनस 2 पे दोनों लाइन कट करती होंगी। अगर कट करती होंगी तो भाई चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करनी है, ठीक है। और ना करती हो ना तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दियो अगर सब्सक्राइब कर रखा हो तो ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड मेथड सीखते हैं बच्चों, क्या है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना, खत्म कर देना। तो यहां पे सिंपल सा काम है, क्या है ध्यान से देखो, आपको 2 इक्वेशन दे रखी होंगी जिसमें मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन विद सुटेबल कांस्टेंट टू मेक्स आइदर द x और y कोफिशिएंट्स इक्वल इन बोथ इक्वेशन। आपको जो 2 इक्वेशन दे रखी हो ना, आपको किसी सुटेबल कांस्टेंट से अपने पास से माइंड के घोड़े दौड़ा के एक कांस्टेंट से किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारा क्या हो जाए, या तो x का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए या फिर y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाए।
कई बार क्या होता है बच्चों, हमें दोनों इक्वेशंस को भी कोई एक सुटेबल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, जिससे हमारा x या y का कोफिशिएंट हमें इक्वल बनाना पड़े। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक 2x माइनस 5y इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों, 3x प्लस y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां पे ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट यहां 2 है, यहां 3 है, इक्वल नहीं है। यहां पे y का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, यहां पे y का कोफिशिएंट क्या है, 1, यहां भी इक्वल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इनको इक्वल बनाना पड़ेगा, या तो x वाले को बना लो या y वाले को बना लो। अब y वाला क्या है, यहां पे 1 है, इसको इजी है बनाना। इसको 5 कैसे बना सकते हैं हम, 5 से मल्टीप्लाई करके, तो बस काम खत्म, 5 से मल्टीप्लाई कर दी, अपनी मर्जी से करनी है। तो देखो क्या बन जाएगा, 2x माइनस 5y इक्वल टू 14, ये तो एज इट इज रहेगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15x प्लस में 5y इज इक्वल टू 5 4 जा 20। अब देखो बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे ये माइनस का ये प्लस का, तो हम क्या कर लेंगे, यहां पे दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर अगर दोनों का साइन सेम होता तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, जिनका कोफिशिएंट सेम होगा ना और दोनों के साइन भी सेम हो तो हमेशा ऑन सब्ट्रैक्शन करना है, जिससे हमारे साइन चेंज हो जाए। 5y से 5y कट गया, 2x और 15x कितना हो गया बच्चों, 17x इक्वल टू 20 और 14 कितना हो गया, 34। 17 1 जा 17, 17 2 जा 24, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई या नहीं आ गई, क्लियर बात है। इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, या जो थर्ड आई है उसमें रख दो। मान लो 1 में रखते हैं, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 14, इसमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 14, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो माइनस 5y इक्वल टू 14, ये इधर गया तो माइनस का 4, तो माइनस 5y इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। तो 5 से कट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 बाई माइनस 5, 5 2 जा 10, तो माइनस का 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहाँ पे माइनस का 2। ये सॉल्यूशन आ गया मेरा, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 2। अब इनका भी ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो वो 2 माइनस 2 पे ही कट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे एलिमिनेशन मेथड को सिंप्लीफाई करना है। आगे चलते हैं भाई, क्या है हमारे पास, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक प्रॉब्लम। अब जो एल्जेब्रिक प्रॉब्लम है ना बच्चों हमारी, वो वर्ड्स की फॉर्म में भी आ जाती हैं। कैसे, मान ले ये कह दे कि भाई आज मेरी एज इतनी है, मेरे बेटे की एज इतनी है, 5 साल पहले इतनी थी, तो 3 साल बाद कितनी होगी, ये फाइंड आउट करो। ऐसे वाले केस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। कैसे, कंसेप्ट समझ लो, थोड़ा सा बेसिक बता रखा है, वो चीज आपने माइंड में सेट कर ली ना, 70-80% यहां से समझ ली तो क्वेश्चन के अंदर इजीली समझ में आ जाएगी चीज। सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम आती है भाई, एज प्रॉब्लम आती है। हमें क्या करना होगा, 2 बंदे दे रखे होंगे क्वेश्चन में, मान लो पापा बेटा दे रखा है, दादा और दादा का पोता दे रखा है, या फिर मामा और भांजा दे रखा है, या कोई भी दे रखा है, माँ बेटा दे रखे हैं, मम्मी बेटा दे रखे, कुछ भी XYZ कैसे भी दे रखे हैं। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है, प्रॉब्लम फॉर फाइंडिंग आउट एज ऑफ 2 पर्सन, टेक प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ फर्स्ट पर्सन x एंड सेकंड y। सबसे पहले क्या करना है, 2 पर्सन आपको दे रखे होंगे, पहले वाले की प्रेजेंट एज, आज के टाइम की एज x मान लेनी है और दूसरे वाले की y मान लेनी है, पहला काम खत्म। उसके बाद आपको 2 कंडीशन दे रखी होंगी क्वेश्चन में, कैसे, a ईयर एगो या b ईयर आफ्टर। आज से a ईयर एगो 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले की बात दे रखी होगी, या फिर आपको दूसरी कंडीशन में क्या दे रखी होगी, आफ्टर, आज के 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, कुछ ऐसी बातें। ठीक है, अब अगर मान लो बच्चों, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लिया, मैंने अपनी प्रेजेंट एज मान ली x, अपने बेटे की प्रेजेंट एज मान ली y। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 5 साल पहले हमारी एज कैसे निकलेगी, आज की प्रेजेंट एज क्या है x, 5 साल पहले की एगो की बात कर रहा हूं, तो -5 करना पड़ेगा या नहीं। सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी बेटे की एज में से भी 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कर लोगे, प्रेजेंट एज x थी, आज के टाइम की एज, 5 साल पहले कितनी एज थी, उसमें से -5 कर लेंगे। आफ्टर की बात कर रहा है, मान ले आज से 3 साल बाद, आज मान लो एज क्या है x, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी,
x+3 और बेटे की एज कितनी हो जाएगी y+3। कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बनेंगी आपकी, फिर उनको सिंप्लीफाई करके और हमें x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, प्रेजेंट एज, आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना, इजी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन से क्लियर करा दूंगा। अब दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम आती है बेस्ड ऑन नंबर एंड डिजिट्स, कि हमारा कोई भी नंबर होता है ना उसके बेस पे क्वेश्चन आ जाए। अब देखो बच्चों ध्यान से, मान लो आपके पास कोई भी 2 डिजिट नंबर है 35, इसको मैं कैसे ब्रेक करके लिख सकता हूं 30 + 5। जो ये 5 होती है ये क्या होती है, हमारी यूनिट डिजिट होती है। कौन सी होती है, यूनिट डिजिट। और ये हमारी क्या होगी बच्चों, 10th डिजिट। इतनी बात आपको पता है या नहीं। अब इस नंबर को लिखा कैसे जाता है, 35 को मैंने ब्रेक कर दिया 30 + 5 में। किसमें कर दिया, 30 + 5 में। अब यहां पे यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट हमारी है बच्चों 5 और 10th डिजिट क्या है, वो है हमारी 3। 10th डिजिट 3 है, यूनिट डिजिट 5 है। इतनी बात समझ में आई या नहीं। हमें क्या करना होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो हमारी यूनिट डिजिट होगी उसको तो हम x मानेंगे और 10th डिजिट को हम क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो हमारा जो नंबर होगा वो कैसे निकल के आएगा, 10y + x करके। कैसे निकल के आएगा, 10y + x करके। अब देखना बच्चों ध्यान से, 10y + x, y क्या था 10th डिजिट, 10th डिजिट क्या थी यहाँ पे 3, तो 10 × 3 प्लस में x क्या था हमारा यूनिट डिजिट कितनी थी 5, तो 10 और 3 30 और 5 35। आ गया या नहीं आ गया 35 ही नंबर। तो कोई भी नंबर अगर होगा ना हमारा, वो इस टाइप से लिखा जाएगा 10y + x की फॉर्म में, जिसमें x हमारी यूनिट डिजिट होगी और y हमारी 10th डिजिट होगी। ठीक है, यही कंसेप्ट समझना है। बाकी क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब उसके बाद क्या करेगा वो, सेकंड कंडीशन में क्या कर देगा कि आपको ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट न्यू नंबर इज 10x + y। अब उसने क्या कहा है, डिजिट्स को इंटरचेंज कर देना है। जो हमारी यूनिट डिजिट थी वो हमारी 10th डिजिट बन जाए और जो 10th डिजिट थी वो यूनिट डिजिट बन जाए। तो इसका मतलब हमारी यूनिट डिजिट अब क्या बन जाएगी, यूनिट डिजिट पहले x थी अब y बन गई, और जो हमारी 10th डिजिट पहले y थी वो अब x बन गई। तो नंबर कैसे लिखा जाएगा, 10th डिजिट से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × x, और यूनिट डिजिट को ऐड कर देंगे तो क्या नंबर बन जाएगा 10x + y। तो हमारा नंबर इंटरचेंज हो गया 10y + x से 10x + y। ऐसे इक्वेशन बनाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लेंगे। घबराना मत, डर गए हो कहीं ये क्या समझा दिया सर, क्या समझा दिया, थोड़ा सा तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन से क्लियर करेंगे, यहां पे बस बेसिक सा बताया मैंने आपको। थर्ड जो आती है बच्चों हमारी प्रॉब्लम आती है वो फ्रैक्शनल प्रॉब्लम आती है। अब कोई भी फ्रैक्शन होता है हमारा कैसे लिखा जाता है, ऐसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, इसमें ये न्यूमरेटर होता है ये डिनोमिनेटर होता है। तो बस हमें क्या करना है, फ्रैक्शन वाले केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मान लेना है। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन x एंड डिनोमिनेटर एज y। न्यूमरेटर को x मान लेंगे, डिनोमिनेटर को y मान लेंगे, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा, फ्रैक्शन इक्वल टू x/y इस फॉर्म में बन जाएगा। बन जाएगा या नहीं। अब इसमें क्या मिलेगा आपको क्वेश्चन कि न्यूमरेटर में अगर 2 ऐड कर दिया जाए, डिनोमिनेटर से 3 घटा दिया जाए तो नंबर ये बन जाता है। फिर दूसरी कंडीशन दे रखी होगी कि न्यूमरेटर में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नंबर ये बन जाता है। तो उससे हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे और क्वेश्चन आ जाएगा। देखो कैसे, अगर कह दे न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर से 2 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इक्वेशन हमारी 3/5 बन जाती है। इसको सोल्व आउट तो कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, xy की फॉर्म में। ऐसे ही दूसरी कंडीशन से आ जाएगी, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल के फ्रैक्शन निकाल लेंगे या नहीं। ठीक है, ऐसे करना है। लास्ट जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बच्चों हमारी डिस्टेंस, स्पीड और टाइम बेस पे, कि ट्रेन है हमारी इतने किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और इतना डिस्टेंस कवरना है तो कितने टाइम में पहुंचेगी, ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो बस सिंपल सा काम है, हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू किसके होते हैं हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम के। साइंस में पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, मान लो एक ट्रेन ऐसे चल रही है बच्चों x km/h से,
और दूसरी ट्रेन भी ऐसे ही चल रही है y किलोमीटर पर आवर से। ये स्पीड थोड़ी ज्यादा है, ये स्पीड कम है। ये ऊपर वाली है शताब्दी एक्सप्रेस और नीचे वाली है पैसेंजर ट्रेन। अब कई बार आपने ट्रेन में ट्रेवल किया हो, मान लो हमारी जो है, हमें मान लो पैसेंजर ट्रेन में बैठे हैं, पीछे से वही राजधानी एक्सप्रेस आई ऐसे, तो हम अगर मान लो साथ वाली खिड़की में देखेंगे ना, गाड़ी के अंदर देखेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ सवारी नजर आ जाएंगी ना, क्योंकि मान लो हमारी जो ट्रेन है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी और ये हमारी 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, तो ये कितनी ज्यादा स्पीड से चल रही है, कितनी स्पीड से क्रॉस करेगी, 20 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से क्रॉस करेगी। उतनी का तो डिफरेंस रहेगा हमारा भाई, कुछ ना कुछ तो हम भी मूव कर रहे हैं, साथ में वो तेजी से कर रहा है, तो क्रॉस कितनी स्पीड से किया, 20 से। अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल कर रहे हैं तो स्पीड का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 60 - 40 मतलब 20 का। अब भाई क्या हुआ, हम तो जा रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, वो ट्रेन आ रही है हमारी साउथ डायरेक्शन में दूसरी। अब हम चल रहे थे भाई इधर और शताब्दी एक्सप्रेस आ गई इधर। ऐसे केस में देखना भाई, आप सामने देखोगे ना, आपको बस ये लगेगा हाँ ट्रेन जा रही है, कोई बंदा दिखाई ही नहीं देगा। इस केस में हमारी क्या होगी, ये 40 की स्पीड थी, ये 60 की, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। हम इधर भाग रहे हैं छुक 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 छुक, दूसरी ट्रेन इधर भाग रही है छुक छुक छुक, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, इतनी स्पीड से क्रॉस कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, ये दो ही चीज समझनी थी और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन क्या है, हलवा है, बिल्कुल हलवा, टेंशन मत लो, पूरे नंबर लेके आएंगे, पूरे कंसेप्ट सीखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, फोड़ के रख देंगे 10th क्लास के एग्जाम को। हलवा सा तो एग्जाम है बच्चों। आपके क्लास 11 12th के आपके कोई भाई बहन हो या फिर कोई आपका रिलेटिव हो तो उनको भी प्लीज नेक्सा क्लासेस के बारे में बताइए, जूनियर्स को भी बताइए, 7th 8th 9th वाले बच्चों को। सभी की वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू स्टूडेंट्स।